नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर कुमार और आपका बीपीएससी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग म्यांमार में मिलिट्री कू के बारे में पढ़ेंगे। म्यांमार हमारा एक पड़ोसी देश है और वहां पर जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको हटाकर वहां के मिलिट्री लीडर ने पावर कैप्चर कर लिया है। बिफोर वी बिगिन, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं और वीडियो के अंत में मैं इसका आंसर बताऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंट्री इन मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया? मतलब मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा कंट्री कौन है? आपके ऑप्शंस हैं वियतनाम, लाओस, इंडोनेशिया या म्यांमार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही आइकॉनिक पिक्चर और दिस पिक्चर विल गो इन हिस्ट्री ऑफ द म्यांमार। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि म्यांमार का पार्लियामेंट बिल्डिंग है, ये जाने का रास्ता है और इधर देख रहे हो बैरिगेटिंग कर दिया गया है और यहाँ पे मिलिट्री के पर्सोनल तैनात हैं। और ये पिक्चर आप देख सकते हैं म्यांमार की जो इलेक्टेड काउंसलर थी आंग सान सू की, जिनको अभी मिलिट्री ने डिटेन कर दिया है। कुछ दिन पहले म्यांमार में इलेक्शन हुआ था और वहाँ पर नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी नाम की जो पार्टी है, आंग सान सू की पार्टी, इनको लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली थी। अभी म्यांमार आर्मी को लगता है दोस्तों कि यहाँ पर बहुत ही बड़े स्केल पर इरेगुलरिटीज़ मतलब कि धांधली हुई है और इसीलिए उन्होंने स्टेट ऑफ इमरजेंसी लागू कर दिया। 1 फरवरी को उन्होंने सभी इलेक्टेड जो मेंबर्स थे उनको डिटेन कर लिया, यानी कि उनको बंद कर दिया और पूरे म्यांमार में इमरजेंसी लागू कर दिया गया। मतलब कि अब सारा पावर जो है म्यांमार की मिलिट्री के पास है। आप इस आर्टिकल को देख सकते हैं, बीबीसी न्यूज़ का कटआउट है। म्यांमार कू, आंग सान सू की डिटेन्ड एज मिलिट्री सीजर्स कंट्रोल। मतलब कि आंग सान सू को डिटेन कर लिया गया है और सारा कंट्रोल जो है वो मिलिट्री के पास आ गया है। बिफोर एक्सप्लेनिंग द मिलिट्री कू इन म्यांमार इन डिटेल एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया, हम लोग ये समझते हैं कि कू होता क्या है। देखो COUP, ये कूप नहीं है दोस्तों, कू है। कू बेसिकली होता है जैसे कि मानो कि कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है लेकिन वहाँ की मिलिट्री को वो गवर्नमेंट अच्छा नहीं लग रहा है, तो वहाँ की मिलिट्री क्या करती है कि पावर को सीज कर लेती है। मतलब कि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनसे पावर छीन लेती है और इसी को कू कहते हैं। म्यांमार के लिए मिलिट्री रूल कोई नया एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आप बात करें 1962 से 74 तक यहाँ पे मिलिट्री रूल ही हुआ करता था और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटरशिप की बात करें तो वो 74 से 88 तक था। देखो हमारे आसपास की कंट्रीज़ को अगर आप देख लें तो पाकिस्तान और म्यांमार, इन दो कंट्रीज में कई बार मिलिट्री कू हो चुका है। थोड़ा म्यांमार के बारे में जान लो। देखो म्यांमार भी इंडिया की तरह ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था और 4 जनवरी 1948 को इनको इंडिपेंडेंस मिला और इनका जो इंडिपेंडेंस है वो बर्मा इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत मिला था। और म्यांमार इंडिया के अलावा बांग्लादेश, चाइना, लाओस और थाईलैंड के साथ बॉर्डर शेयर करता है। टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो 5.5 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है और इसमें से 87% लोग बुद्धिस्ट फेथ को फॉलो करते हैं। ये है आंग सान सू की, बर्मीज पॉलिटिशियन, डिप्लोमेट, ऑथर। 1991 में इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। इन्होंने 2016 से 2021 तक म्यांमार का स्टेट काउंसलर के रूप में अपना योगदान दिया है। बेसिकली स्टेट काउंसलर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के इक्विवेलेंट पोस्ट है म्यांमार के अंदर। जब ये स्टेट काउंसलर थी तो वहाँ की फॉरेन अफेयर्स को भी यही संभाल रही थी। देखो इनके पार्टी का नाम है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी और इनको डिटेन करने के कारण ही म्यांमार में बहुत ही बड़े स्केल पर प्रोटेस्ट हो रहा है। ये नोबेल प्राइज के वेबसाइट का कटआउट है दोस्तों। 1991 में इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था और क्यों मिला था यहाँ पे बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है कि द नोबेल पीस प्राइज 1991 वाज अवॉर्डेड टू आंग सान सू की फॉर हर नॉन वायलेंट स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स। देखो म्यांमार में जब मिलिट्री रूल था तो ऑब्वियस बात है जहाँ पे डिक्टेटरशिप होता है वहाँ पे लोगों का जो वॉइस है उसको बहुत ही ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता है। इन्होंने बहुत ही नॉन वायलेंट स्ट्रगल किया डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने में म्यांमार के अंदर और ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थी गांधी जी के फिलॉसफी और आइडियोलॉजी से। और इनका एक बहुत ही अच्छा इंडिया के साथ कनेक्शन भी है दोस्तों। इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। ये है म्यांमार के मिलिट्री जनरल मिंग औंग। इन्होंने 1 फरवरी को वहाँ के सिविलियन रूल को ख़त्म कर दिया और मिलिट्री रूल को स्थापित कर दिया। बेसिकली इन्होंने पावर को सीज कर लिया।
देखो इनका थोड़ा सा हिस्ट्री जान लो। रोहिंग्या जो जेनोसाइड हुआ था दोस्तों, इसमें बहुत ही बड़ा रोल वहाँ के मिलिट्री का था। और ऐसा कहा जाता है कि जो मिलिट्री ने वहाँ पे जेनोसाइड किया था वो मिंग ओंग के ही दिशा निर्देश के अंदर किया था। देखो 2019 में इनके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स का बहुत ही हैवी सैंक्शन इम्पोज किया गया था। बेसिकली इनके जो सारे एसेट्स थे अमेरिका में उनको सीज कर लिया गया था। इसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शन, अगर कोई अमेरिकी ट्रांजैक्शन करेगा इनके साथ, तो उसके खिलाफ क्रिमिनल केस अमेरिका के अंदर दर्ज होगा। इनके द्वारा बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनीज को होल्ड किया जाता है और बहुत ही बड़े कंपनीज में शेयर्स भी है इनके। इसके अलावा इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा करप्शन के चार्जेज भी हैं। अगर इनके फैमिली बिजनेस की बात करें तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस है दोस्तों। म्यांमार में मिलिट्री कू होने के बाद वर्ल्ड लीडर्स ने क्या कहा? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बाइडन का स्टेटमेंट है। इन्होंने कहा कि देखो यहाँ पे डेमोक्रेसी है, उस पर एक असॉल्ट है, मतलब कि हमला है और रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि हम अपने पार्टनर कंट्रीज से बात कर रहे हैं रीजन में, जो भी रिस्पॉन्सिबल है इस मिलिट्री कू के लिए उसको अकाउंटेबल ठहरा के रहेंगे। देखो बेसिकली ये सैंक्शंस की बात कर रहे थे और अभी फिलहाल कुछ सैंक्शंस इम्पोज भी कर दिए गए हैं, लेकिन सैंक्शंस के बाद कोई भी कंट्री झुकती नहीं है दोस्तों। आप देख लो चाइना या ईरान या नॉर्थ कोरिया, इन पर बहुत ही हैवी सैंक्शंस इम्पोज किए अमेरिका ने, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के जो प्रेसिडेंट है उनका भी स्टेटमेंट है। इन्होंने स्ट्रांगली कंडेम किया है मिलिट्री कू को म्यांमार में, और ये सब सारा कुछ है। इसके अलावा आप बोरिस जॉनसन का स्टेटमेंट देख सकते हैं, आई कंडेम द कू एंड अनलॉफुल इम्प्रिजनमेंट ऑफ सिविलियंस इंक्लूडिंग आंग सान सू की इन म्यांमार, द वोट ऑफ द पीपल मस्ट बी रेस्पेक्टेड एंड सिविलियन लीडर्स रिलीज्ड। मतलब ये बेसिकली कह रहे हैं कि हम कंडेम करते हैं और जो भी सिविलियन लीडर्स को इन्होंने अरेस्ट किया है उसको छोड़ा जाए। अब देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चाइना का रिएक्शन, क्योंकि चाइना रीजन में हम लोगों का सबसे बड़ा थ्रेट है। देखो चाइना ने बहुत ही क्लेवरली ये कहा कि हम लोग जो भी म्यांमार में हुआ उसको देख रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या हुआ है। मतलब हम लोग कोशिश कर रहे हैं समझने की कि म्यांमार में हुआ आखिर क्या है। तो बेसिकली चाइना ने एक तरह से मिलिट्री कू को सपोर्ट किया है। देखो मिलिट्री रूल जो है म्यांमार में वो चाइना के फेवर का है, क्योंकि एक मिलिट्री रूल या फिर डिक्टेटरशिप चाइना को सूट करता है दोस्तों। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करना था, वहाँ पे चाइना ने वीटो कर दिया यह कह के कि अभी बहुत ही जल्दबाजी होगी कोई भी स्टेटमेंट देना। मतलब पहले हम लोग सिचुएशन एनालाइज करेंगे, उसके बाद ही हम लोग कोई जॉइंट स्टेटमेंट दे सकते हैं। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का एक रेजोल्यूशन पास करना था म्यांमार के मिलिट्री रूल के अगेंस्ट, और यहाँ पे चाइना और रसिया ने खुद को डिसएसोसिएट कर लिया। मतलब कि ये जो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का रेजोल्यूशन पास होना था, यहाँ पर चाइना और रसिया ने साथ देने से इनकार कर दिया। बेसिकली चाइना और रसिया ने यहाँ पर मिलिट्री रूल को सपोर्ट किया है। नाउ व्हाट इज इंडियाज रिएक्शन? देखो इंडिया ने भी बहुत ही वाइजली रिएक्ट किया। इंडिया ने कहा कि हम लोग बिल्कुल कंसर्न्ड है, मतलब जो म्यांमार में डेवलपमेंट हुआ है वो हमारे लिए भी कंसर्न की बात है। इंडिया हमेशा से म्यांमार के अंदर डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन को सपोर्ट करता आया है और हम लोग बिलीव करते हैं कि रूल ऑफ लॉ और डेमोक्रेटिक प्रोसेस हमेशा बना रहना चाहिए। वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन क्लोजली, मतलब हम लोग जो सिचुएशन है म्यांमार के अंदर उसको बहुत ही ध्यान से मॉनिटर कर रहे हैं। देखो अब आप कहोगे कि म्यांमार को इंडिया ने कंडेम क्यों नहीं किया? देखो इंडिया के बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है म्यांमार के अंदर। इसके अलावा अगर बात करें तो म्यांमार हमारा एक बॉर्डरिंग नेशन है दोस्तों। इसके अलावा ये जान लो कि 15 लाख जो डोजेज है हम लोगों ने कोविशील्ड वैक्सीन का दिया है म्यांमार के अंदर, वैक्सीन डिप्लोमेसी के अंडर। इसके अलावा इंडिया ने अक्टूबर 2020 में म्यांमार को एक किलो क्लास सबमरीन दिया था जिसका नाम था INS सिंधुवीर, और यह म्यांमार नेवी का पहला सबमरीन था। लगभग सारे इश्यूज पर दोस्तों हमारे देश की जो दो बड़ी पार्टीज हैं बीजेपी और कांग्रेस, उनके बीच डिसएग्रीमेंट होता है, लेकिन म्यांमार की सिचुएशन पर दोनों ने लगभग सेम बात को रिपीट किया है। दोनों ही पार्टी चाहती हैं कि म्यांमार में डेमोक्रेसी दोबारा से रिस्टोर हो। देखो बीजेपी के तरफ से तापिर गाव और कांग्रेस की तरफ से मनीष तिवारी ने बोलते हुए कहा कि बेसिकली म्यांमार में जो भी हुआ है वो गलत है, डेमोक्रेसी रिस्टोर होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड जो नुकसान होता है वो वहाँ के लोगों का ही होता है। जो जब डेमोक्रेसी आती है तो वहाँ के लोगों की बात सुनी जाती है, लेकिन जैसे ही वहाँ पर डिक्टेटरशिप या मिलिट्री रूल आता है तो उनको रूल करने के लिए लोगों के वोट की ज़रूरत नहीं है, और इसीलिए लोगों की जो डिमांड्स हैं और लोगों का जो कंसर्न है उसको नहीं सुना जाता है।
लास्ट में मैं अपना कंक्लूजन देता हूँ। म्यांमार मिलिट्री को डेमोक्रेसी रिस्टोर करना चाहिए, सभी पॉलिटिकल लीडर्स को इंक्लूडिंग आंग सान सू की को रिलीज करना चाहिए ताकि वहाँ पे दोबारा से सिविलियन रूल आ सके। चाइना को सपोर्ट नहीं करना चाहिए म्यांमार आर्मी को, लेकिन ऐसा लग रहा है कि म्यांमार आर्मी को चाइना बिल्कुल ही सपोर्ट कर रही है। इसके अलावा मैंने कई आर्टिकल्स को पढ़ा है दोस्तों, जिसमें लिखा हुआ था कि इंडिया को अपने सारे टाइज म्यांमार के साथ कट कर लेना चाहिए जब तक वहाँ पर डेमोक्रेसी रिस्टोर नहीं होती है। लेकिन यह एक वाइबल ऑप्शन नहीं है दोस्तों, क्योंकि इंडिया का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है म्यांमार के अंदर। उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो ले आऊँगा। हम लोगों को यह कोशिश करना चाहिए कि जो म्यांमार में हुआ है उसको डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व किया जाए। मतलब जो यूएसए सैंक्शंस की बात कर रहा है और यूनाइटेड नेशंस में भी सैंक्शंस की बात हो रही है, उसके जगह पे हम लोगों को डिप्लोमेसी के थ्रू म्यांमार का जो सिचुएशन है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। लास्ट कंक्लूजन है दोस्तों कि सैंक्शंस इंपोज करने से कुछ नहीं होगा। सैंक्शंस जो है बहुत ही पुराना पनिशमेंट का टूल हो चुका है। यूएसए को खुद को री इन्वेंट करना पड़ेगा, क्योंकि सैंक्शन जो है उससे बात बनती नहीं है। आप देख सकते हो डोनाल्ड ट्रंप के रिजीम में ईरान पर कितना ज़्यादा सैंक्शंस लगाया गया ताकि ईरान बातचीत के टेबल पे आए और अमेरिका उसके साथ हैविली नेगोशिएशन कर सके, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। तो अमेरिका दोबारा से सैंक्शंस म्यांमार पे इम्पोज कर रहा है, बट आई डोंट थिंक दैट विल वर्क आउट। अंत में दोस्तों मैंने जो सवाल पूछा था उसका जवाब, इसका सही जवाब है म्यांमार। देखो मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया जब कहा जाए तो यहाँ पे इस एरिया की बेसिकली बात हो रही है। जो भी इंडोनेशिया और फिलीपींस ये सब जो है ये मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया में नहीं आता है। अगर ओवरऑल आपसे पूछा जाए कि साउथ ईस्ट एशिया का सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन है तो इंडोनेशिया होगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन था मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया, तो आंसर होगा म्यांमार। अगर आप मेरे सारे वीडियोज़ की PDF और नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है ANKUROSITY अंकुरो सिटी, और मेरा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। वहां से आप मेरे सारे लेक्चर्स के PDF और अर्ली नोटिफिकेशन आप पा सकते हैं। इसके अलावा मैं इस टेलीग्राम चैनल पे MCQs डालता रहूँगा और जो भी मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ मेंस का, उसका मॉडल आंसर भी प्रोवाइड करूँगा। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।